नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और फॉरेस्ट्री को हम हिंदी के अंदर वानिकी के नाम से जानते हैं। जो फॉरेस्ट्री जो हमारा टॉपिक है ये हमारे हॉर्टिकल्चर 112 के अंदर आता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे फॉरेस्ट्री के अंदर हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे, जिसके अंदर हमने फॉरेस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में चर्चा की थी, जिसके अंदर फॉरेस्ट्री शब्द कहाँ से आया था, उसके अलावा हमने देखा डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद में हमने कुछ फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी शब्दावली के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन या फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन देखा था हमने इंडिया के अंदर। तो उनमें से हमने कुछ महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने जो फॉरेस्ट हमारा है, फॉरेस्ट को हमने कितने भागों में बांटा था, 7। फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है उसका क्लासिफिकेशन हमने 7 भागों में किया था, यानी कि जो इसका आधार अब हमने बनाया था वो आधार हमने 7 भागों में रखा गया था। इसके अलावा भी हम फॉरेस्ट का जो वर्गीकरण वो कई भागों में कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मेजरली इन 7 क्लासिफिकेशन के आधार पर पूछा जाता है। तो ये 7 क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे उनके एक बार हम सबसे पहले नाम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा जो आज का जो क्लासिफिकेशन होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल के सेशन में यानी कि हमने इस फॉरेस्ट के अब तक लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने लेक्चर 3 के अंदर हमने फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसके अंदर हमने 6 क्लासिफिकेशन कंप्लीट किए थे और 7वां आज हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो वो 6 क्लासिफिकेशन का जो आधार था वो कौन कौन से थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन के आधार पर वन का वर्गीकरण। दूसरा हमने देखा था फॉरेस्ट पॉलिसी यानी कि वन नीति के आधार पर वन का वर्गीकरण। उसके बाद हमने देखा था आयु के आधार पर फॉरेस्ट का वर्गीकरण। उसके बाद में हमने देखा था ओनरशिप के आधार पर। उसके अलावा हमने देखा था इसमें फंक्शन के आधार पर। और दूसरा हमने देखा था लीगली यानी कि लीगली या हम कह सकते हैं प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर हमने फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखा था। जो हमारे 6 फॉरेस्ट का जो बेस था वर्गीकरण का वो हमने देखा था। आज हम चर्चा करने वाले हैं नंबर 7 क्लासिफिकेशन की, और उसका जो आधार होगा वो आधार क्या होगा, हमारे जलवायु। जो नंबर हमारा 7 होगा फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन का आधार, नंबर 7वां, उसका जो आधार होगा वो क्या होगा, जलवायु के आधार पर। जलवायु या हम कह सकते हैं इसको पारिस्थितिकी के आधार पर, पारिस्थितिकी के आधार पर, पारिस्थितिकी के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। तो ये हो जाएगा क्लाइमेट या इकोलॉजी के बेस पर, इकोलॉजी के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था और भारत सरकार के द्वारा अब तक जो मान्य फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है इंडिया के अंदर वो जलवायु या पारिस्थितिकी के आधार पर ही फॉरेस्ट का वर्गीकरण मान्य है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इस जो हमारा ये जलवायु का आधार पर फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है इसे हम बेहतरीन तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे और आप भी अपने साथ में इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाते चलिएगा, ताकि हम एक बार बोर्ड पर इसको समझ लेंगे, उसके बाद आप जब आप नोट्स बनाओ तब उसे अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है ना। तो हमारा जो जलवायु के आधार पर जो या पारिस्थितिकी के आधार पर वन का जो वर्गीकरण होगा इसे हम 5 स्टार से सम्मानित करेंगे। किससे सम्मानित करेंगे, 5 स्टार से सम्मानित करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तब अब हम देखते हैं जो जलवायु के आधार पर जो ये वर्गीकरण किया गया है वन का, इसके बारे में हमको कुछ 5 से 6 चीजें पता होनी चाहिए। यानी कि इसका वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि जो वर्गीकरण किया गया है वो किस वैज्ञानिक ने किया था, कब किया था, कितने भागों में किया गया था, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर की चीजें देखेंगे कि किस ग्रुप में जिस फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है उसकी क्या क्या विशेषता होती है, कहाँ पर वो इंडिया के अंदर पाया जाता है, ये कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उन सभी के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जलवायु का आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था ये किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो 2 वैज्ञानिक होते हैं, उन वैज्ञानिक का नाम है कैंपमैन, एक वैज्ञानिक का नाम था क्या, कैंपेन और स्मिथ। 2 वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम है कैंपेन और स्मिथ। इन्होंने ये जो वर्गीकरण है ये कब दिया था, 1968 के अंदर दिया था। तो हमें ईयर भी याद रखना है और वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। कैंपेन और स्मिथ के द्वारा जलवायु के आधार पर 1968 के अंदर यह वर्गीकरण दिया गया था। इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, कैंपेन और स्मिथ थे, इन्होंने इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया था वो कितने भागों में बांटा था, कितने भागों में बांटा था, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से उनके नाम क्या है वो हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे, लेकिन मेजर जो ग्रुप में बांटा था वो कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में बांटा गया था। और इन 5 भागों को, पहला प्रश्न तो हो जाएगा 5 भागों में बांटा था, और इन 5 भागों को और 5 भागों में बांटा तथा पांचों भागों को 16 उपभागों में विभाजित किया, 16 उपभागों में विभाजित किया। तो यह भी प्रश्न हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो
किया। तो पहला प्रश्न तो हो जाएगा, भारत के अंदर जो कैंपेन और स्मिथ के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था उनको कितने भागों में बांटा गया था, तो 5 भागों में बांटा गया था। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और इन 5 भागों को और 16 उपभागों में विभाजित किया। जो 5 भाग थे, इन 5 भागों को 16 उपभागों में विभाजित किया गया था। तो ये भी हमारे लिए एक प्रश्न के अंदर प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले देखें इन 5 भागों के नाम कौन कौन से थे। तो इन 5 भागों के हम नाम देखते हैं, जिसमें से 5 भागों के नाम हो जाएंगे, या मैं इधर लिखता हूं 5 मेजर ग्रुप। 5 मेजर ग्रुप, 5 मेजर ग्रुप कौन कौन से होंगे, तो उनके बारे में हम एक एक नाम देखेंगे और उनके अंदर कितने उपभागों में उनको विभाजित किया गया है, उनके केवल संख्या देखेंगे। उसके बाद में हम एक एक करके उनको डिटेल से एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं 5 मेजर ग्रुप की। तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यानी कि जब भी आपने जलवायु के बारे में पढ़ा होगा, जलवायु के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जलवायु कहते हैं किसे, तो किसी स्थान की दीर्घकालिक मौसमी अवस्थाओं को क्या कहते हैं, हम जलवायु कहते हैं। और जब जलवायु के बारे में आपने हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ा होगा, आपने अगर हॉर्टिकल्चर के अंदर फलों के बारे में पढ़ा है, यानी कि आम, पपीता, इन सभी के बारे में पढ़ा होगा, सिट्रस ग्रुप, इन सभी के बारे में पढ़ा होगा, तो हम जो फल होते हैं इनका हम वर्गीकरण भी करते हैं किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर जो हॉर्टिकल्चर के अंदर जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनका हम 3 भागों में क्लासिफिकेशन करते हैं। कौन कौन से, एक तो करते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो वो का वही क्लासिफिकेशन हमारे जलवायु के आधार पर 3 क्लासिफिकेशन तो हो जाएगा फॉरेस्ट्री का। कौन कौन सा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो जाएगा नंबर फर्स्ट। तो कौन सा फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इनके नाम आप भी साथ साथ में याद करते चलिएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ हो जाएगा हमारे माउंटेन अल्पाइन फॉरेस्ट, माउंटेन अल्पाइन फॉरेस्ट। कौन सा हो जाएगा, माउंटेन अल्पाइन फॉरेस्ट। और नंबर फिफ्थ की बात करें तो नंबर फिफ्थ हो जाएगा हमारे माउंटेन सब अल्पाइन फॉरेस्ट, सब अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो ये 5 तो कौन से हो जाएंगे, मेजर ग्रुप हो जाएंगे। कौन कौन से, इन सभी का हमको नाम पता होना चाहिए। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, माउंटेन अल्पाइन फॉरेस्ट, माउंटेन सब अल्पाइन फॉरेस्ट, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये 5 तो मेजर ग्रुप हो गए और इन 5 को ही 16 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। तो उनके भी हम एक एक करके नाम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले इनकी संख्या देख लेते हैं कि जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है इसको कितने सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। तो हम बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को 7, जो हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को 7 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो 7 सब ग्रुप के अंदर किसको डिवाइड किया है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को। नेक्स्ट बात करते हैं हम सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कितने सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया, तो इसको कितने 3 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेम्परेट की। तो टेम्परेट की बात करते हैं तो टेम्परेट को भी कितने 3 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं माउंटेन अल्पाइन फॉरेस्ट। कौन सा, माउंटेन अल्पाइन फॉरेस्ट। इसकी बात करें तो माउंटेन अल्पाइन फॉरेस्ट को कितने भागों में बांटा गया, इसको 2 सब भागों में डिवाइड किया गया। और माउंटेन सब अल्पाइन फॉरेस्ट को कितने भागों में बांटा गया है, हमारे एक सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। तो ये इस प्रकार से हमारे जो 16 हैं वो कंप्लीट हो रहे कि नहीं हो रहे, तो 7 3 10 और 3 और 3 6, यानी कि ये इस प्रकार से 16 सब ग्रुप किसके कंप्लीट हो रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट के कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये चार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक बार और हम जब इंडिया का मैप देखेंगे तब उसके अंदर इसको विस्तार से हम देखेंगे कि कौन सा ट्रॉपिकल है, कौन सा सब ट्रॉपिकल है, कौन सा टेम्परेट रीजन है, कौन सा माउंटेन अल्पाइन फॉरेस्ट है और कौन सा माउंटेन सब अल्पाइन फॉरेस्ट, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसका एक आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इन्हीं को एक इंडिया का मैप बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पर भारत के नक्शे के अंदर किस एरिया को हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहेंगे, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इन सभी के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। और इनके सब ग्रुप भी आपको याद होने चाहिए कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कितने सब ग्रुप में बांटा गया, 7 सब ट्रॉपिकल को 3 और टेम्परेट को 3 और माउंटेन को 2 और माउंटेन सब अल्पाइन को एक भाग में डिवाइड किया गया। इसमें माइनर मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग की मिस्टेक या इस मीनिंग की मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसे इतना देखने का प्रयास कीजिएगा कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मैं भी अपने इंग्लिश में सुधार कर रहा हूँ, लेकिन
हो सकता है कहीं इंग्लिश में मिस्टेक हो तो उसे आप सुधार कर लिएगा, और साथ साथ में आप बुक भी पढ़ते चलिएगा, क्योंकि बुक के अंदर भी क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छे से दे रखा है। क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं होता, मैं इसमें केवल मेजर चीज़ें ही कंप्लीट करवा पाऊंगा। जो माइनर चीज़ें होंगी, कोई इस पर्टिकुलर किस फॉरेस्ट के अंदर किस वृक्ष की प्रधानता ज़्यादा पाई जाती है, वो सब आप बुक में पढ़ोगे तब आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं इसमें लगभग 60 से 70% कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा कि इस फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, वहाँ की जलवायु कैसी होती है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी होती है, कहाँ पर किस इंडिया के क्षेत्र में कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, वो हम देखेंगे। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आप कल्पना कीजिए जो मैंने मैप बनाया है, ये मैप इंडिया का है। हालांकि ये इंडिया का मैप लग नहीं रहा है, लेकिन मेरी ज्योग्राफी काफ़ी वीक है, इसलिए मैंने प्रयास किया है कि इंडिया के मैप को कुछ सेकंड के अंदर बनाने का। लेकिन हम इस मैप के सहायता से काफ़ी इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा टेम्परेट फॉरेस्ट होगा, कौन सा हमारे ट्रॉपिकल और कौन सा सब ट्रॉपिकल और माउंटेन होगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम ये जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं किसके आधार पर देख रहे हैं, जलवायु के आधार पर या क्लाइमेट के आधार पर, ठीक है ना। तो हम बात करें जो इंडिया की जो जलवायु होती है उसके आधार पर देख रहे हैं। तो जलवायु के आधार पर हम फॉरेस्ट को कितने भागों में पढ़ रहे हैं, 5 भागों में पढ़ रहे हैं। कितने भागों में पढ़ रहे हैं, 5 भागों में। तो सबसे पहले हम एक एक की चर्चा करते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है। तो हम जनरली जब भी हम दिशाओं के बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो दिशाओं के बारे में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। इधर तो होता है हमारा ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है हमारा नॉर्थ और नीचे की तरफ होता है हमारा साउथ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम दिशाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो दिशाओं को ही हम इसमें काम में लेंगे, किसके अंदर, जलवायु के अंदर, ताकि हम फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो दक्षिणी वाला भाग होता है ना, कि जो भारत के मैप का जो साउथ वाला पार्ट होता है, ये वाला भाग, कौन सा वाला भाग, ये वाला जो मैंने नीचे की तरफ का बनाया है, ये वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, इस वाले भाग को कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। हम कौन सा फॉरेस्ट हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यानी कि जब हम जलवायु के अंदर पढ़ते हैं, किसके सापेक्ष हम पढ़ते हैं, जब हॉर्टिकल्चर के सापेक्ष, यानी कि कौन से फलों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तो जलवायु को जनरली जो हॉर्टिकल्चर के अंदर जो फल होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है, ट्रॉपिकल फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट और टेम्परेट फ्रूट। तो ट्रॉपिकल फ्रूट कौन से होते हैं, वे फ्रूट जहाँ की जलवायु, वह जलवायु जहाँ का जो तापमान होता है वो 24 से लेकर 28 डिग्री के बीच में बना रहता है, तो उसे हम ट्रॉपिकल, या ट्रॉपिकल को हिंदी के अंदर हम उष्ण कटिबंधीय वनों के नाम से जानते हैं। तो जो नीचे का जो भाग होगा हमारे दक्षिणी भारत का, उसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जानेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा। तो भारत का जो साउथ वाला जो पार्ट होता है उसे हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के नाम से जानेंगे। और जो इंडिया का जो बीच वाला जो ये भाग होता है, कौन सा वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है ना। कौन सा वाला भाग, जो आपको रेड वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वाला जो भाग होगा बीच वाला, ये हमारा होगा कौन सा, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल ये कौन सा हमारा जलवायु का टाइप हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे नंबर 2 टाइप हो जाएगा। नंबर 1 हो जाएगा हमारा ट्रॉपिकल और दूसरा हो जाएगा हमारे सब ट्रॉपिकल। अब यहाँ के अंदर जो फॉरेस्ट होंगे उसे हम किस नाम से जानेंगे, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के नाम से जानेंगे। अब जैसे हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर क्या जाता है हमारे, ये वाला जो आपको पूरा ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसके तरफ ये भी थोड़ा जो असम वाला जो राज्य है, ये वाला भी किसके अंदर आ जाएगा, हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें हम, ऊपर का जो भाग होता है वो कौन सा होता है, हिमालय का भाग होता है। यानी कि नॉर्थ के अंदर हम देखते हैं तो हिमालय पर्वत दिखाई देता है, और हिमालय के ऊपर क्या, बहुत सारी बर्फ गिरती रहती है। तो ऊपर का जो ये वाला जो भाग होगा हमारा, कौन सा वाला भाग, ये वाला, जिसमें जम्मू कश्मीर आ गया हमारे, कुछ उत्तराखंड का भाग हो गया, कुछ हिमाचल प्रदेश का भाग आ जाएगा, और इधर हमारे भूटान और हमारे ये नेपाल वाला भाग आ जाएगा, ठीक है ना, इस साइड। तो जो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग होगा हमारे, जो मैंने गोल बना रखा है, ये वाला भाग होगा हमारे कौन सा, टेम्परेट फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट हो जाएगा, टेम्परेट फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर 3 जो टाइप हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट हो जाएगा। तो मैप के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होगा, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होगा और टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होगा, ठीक है ना। इसके बारे में हमने देख लिया। अब शेष बचे हुए जो हमारे 2 फॉरेस्ट है कौन कौन से, एक तो हो जाएगा माउंटेन अल्पाइन फॉरेस्ट, और नंबर 4 तो 5th हो जाएगा हमारे माउंटेन सब अल्पाइन फॉरेस्ट। इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अल्पाइन फॉरेस्ट क्या होगा और सब अल्पाइन फॉरेस्ट कौन सा होगा, तो उसकी बात उसको देखें हम। तो जो सब ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट के बीच का जो भाग होता है, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग, ये इस तरह आगे की तरफ चला जाता है, और ये इधर हमारे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, और जो हिमालय का जो भाग होता है, ठीक है ना। तो जो आपको मैंने ये आड़ी जो लाइन बनाई है, वर्टिकल जो लाइन बनाई है, ये वाला कौन सा भाग होगा हमारा, ये होगा हमारे माउंटेन भाग। कौन सा होगा, माउंटेन फॉरेस्ट होगा। कौन सा फॉरेस्ट होगा, माउंटेन फॉरेस्ट होगा, ठीक है ना। अब माउंटेन फॉरेस्ट होगा तो माउंटेन फॉरेस्ट को इसमें हम कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। एक तो बांटेंगे अल्पाइन फॉरेस्ट, और दूसरा होगा सब अल्पाइन फॉरेस्ट। कौन सा होगा, एक तो होगा अल्पाइन फॉरेस्ट और दूसरा होगा सब अल्पाइन फॉरेस्ट। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है, तो अल्पाइन और सब अल्पाइन की एक कॉमन डेफिनेशन होती है कि वह वन या वह फॉरेस्ट जो समुद्री तल से 2500 मीटर से लेकर
3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं, की ऊंचाई पर स्थित वन, ठीक है ना। ऐसे वन जो समुद्री तल से लेकर 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं, ऐसे वनों को हम क्या कहते हैं, अल्पाइन व सब अल्पाइन फॉरेस्ट के नाम से इनको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अल्पाइन व सब अल्पाइन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। अब इनकी खासियत क्या होती है, तो जो अल्पाइन और सब अल्पाइन जो फॉरेस्ट होते हैं, इनकी जो यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो शंकुनुमा होते हैं। वृक्ष की जो साइज होती है वो छोटी होती है और पत्तियाँ छोटी होती हैं, और जो पत्तियों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, शंकु के आकार का होता है। और वृक्ष का भी आकार कैसा होता है, शंकु के आकार का होता है। किसके अंदर? माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें यह कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो जनरली ये हमारे जो उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र होता है, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, और उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र और जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहां पर हमारे ये माउंटेन फॉरेस्ट पाया जाता है। इसके बारे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे जो 5 मेजर ग्रुप थे क्लाइमेट के आधार पर फॉरेस्ट का, वो हमने देखा कौन कौन सा, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और माउंटेन। माउंटेन के अंदर 2 हो जाएंगे, अल्पाइन और सब अल्पाइन। और इन दोनों की विशेषता क्या होती है, तो इनकी परिभाषा हो जाएगी 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वनों को हम अल्पाइन और सब अल्पाइन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। उम्मीद आप सभी को यह समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो 5 मेजर ग्रुप हो गए। उसके बाद में हमने देखा था इन 5 को कितने भागों में बांटा गया, 16 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। तो 16 के बात करें तो 7 तो किस जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था, इनको कितने भागों में बांटा गया, 7 भागों में बांटा गया है। सब ट्रॉपिकल को 3 भागों में बांटा गया है। टेम्परेट की बात करें तो टेम्परेट को 3 भागों में बांटा गया है। और जो हमारे अल्पाइन है, अल्पाइन को 2 और सब ट्रॉपिकल को सब अल्पाइन को 1 भाग में डिवाइड किया गया। तो इस प्रकार से हमारे 16 के 16 जो सब ग्रुप हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब ये जो 16 सब ग्रुप होते हैं, इनके भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो उनके नाम क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन जो इनका नाम का जो आधार होगा वो हम जनरली देख सकते हैं, क्योंकि हम बात करें ट्रॉपिकल की, तो ट्रॉपिकल के अंदर कई सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ का जलवायु में कुछ विभिन्नता पाई जाती है। यानी कि मतलब ओवरऑल देखा जाए, एवरेज देखा जाए, तो यहाँ की जो ट्रॉपिकल की जो जलवायु होगी वो कॉमन होगी सभी वृक्षों के लिए। लेकिन जब हम और उसके अंदर डीप से अध्ययन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो जलवायु होती है वहाँ की, उसमें भी कुछ माइनर डिफरेंस पाया जाता है। यानी कि उसके अंदर कहीं पर वर्षा अधिक होगी, कहीं पर वर्षा कम होगी, कहीं पर जो पौधे होंगे वो सकरे पत्तीनुमा होंगे, कहीं पर जो वृक्ष होंगे उनकी जो पत्तियां होंगी वो चौड़ी होंगी। इस आधार पर उनको वनों का अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। कहीं के जो वन होंगे, और कुछ क्षेत्रों के वन होंगे जो पत्तियां गिराते हैं, कुछ वृक्षों की पत्तियां सदाबहार रहती हैं, यानी कि एनी टाइम बनी रहती हैं, तो उन्हें हम एवरग्रीन या सदाबहार वनों के नाम से जानते हैं। और जो पत्तियां गिराते हैं उन्हें हम पर्णपाती वनों के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इन वनों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो, अगर जैसे बात करें यहाँ पर दक्षिणी भारत की बात करें तो इसके आसपास हमारे नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी पर उपस्थित जो वन होंगे वो हमारे सदाबहार वन होंगे, जो अपनी कभी पत्तियां नहीं गिराते हैं। इसके बाद बात करें जो नीलगिरी पहाड़ी, इसी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, वो वहाँ के जो वन होते हैं उसके अंदर मौजूद जो वृक्ष हैं वो पत्तियां गिराते हैं, तो वहाँ के जो वन होंगे उसका टाइप हो जाएगा पर्णपाती वन हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, ये हमारे इसके नीचे की तरफ जो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये हमारे समुद्री तट आ जाएगा। तो समुद्री तट के आसपास जो मौजूद जो वन होंगे वो हमारे स्वयं टाइप के फॉरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम किसी के जो वन होंगे, कहीं इसी के अंदर ट्रॉपिकल के अंदर कुछ ऐसे वन भी होंगे जहाँ के पत्तियों के ऊपर कांटे पाए जाएंगे, तो उन्हें हम थ्रोन के नाम से जानते हैं, तो थ्रोन फॉरेस्ट हो जाएगा। इस आधार पर इनके नामों का डिवाइडेशन किया जाता है। इसी प्रकार बात करें सब ट्रॉपिकल की, तो इधर हो जाएगा हमारे यहाँ पर राजस्थान पाया जाता है। राजस्थान के अंदर मरुस्थल पाया जाता है, तो मरुस्थल के आधार पर उनको हम ड्राई फॉरेस्ट के नाम से नाम दे सकते हैं। इसके अलावा हम उनको डेजर्ट फॉरेस्ट के नाम से नाम दे सकते हैं। डायोसियस फॉरेस्ट हो जाएंगे, नेरो टाइप के फॉरेस्ट हो जाएंगे, बोर्ड टाइप के फॉरेस्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार इनको हम नाम दे सकते हैं। तो इसी आधार पर इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उनके नाम क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इनको एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उसकी क्या क्या विशेषता होती है और उनके 7 नाम कौन से, इनके नाम हमको पता होना चाहिए। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका जो आधार है वो मैंने पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है, और एक बार आप बुक के अंदर देखना, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों सभी एक बार ध्यानपूर्वक फिर से एक बार इधर देखना। हमने इससे पहले जो देखा था वो हमने जलवायु के आधार पर इंडिया का एक मैप बनाया था। उसके अनुसार हमने देखा था कि इंडिया का जो मैप था उसके अकॉर्डिंग हमने इंडिया का जलवायु को 5 भागों में बांटा था। उसके आधार पर हमने उसका वर्गीकरण किया था और उनके नाम भी दिए थे हमने। और उसके बाद में हमने उनके सब ग्रुप देखे थे 16, और उन सब ग्रुप को हमने अलग अलग भागों में बांटा था कि जो मेजर जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर कितने सब ग्रुप आते हैं, ये हमने देखा था। अब हम पर्टिकुलर एक ग्रुप को ले रहे हैं, और उस एक ग्रुप के एक पर्टिकुलर हम एक मेजर ग्रुप ले रहे हैं। उस मेजर ग्रुप के अंदर कितने सब ग्रुप आते हैं उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे, और उस मेजर ग्रुप की क्या क्या विशेषता होती है, उसके अंदर जो सब ग्रुप होते हैं उसकी क्या क्या विशेषता होती है, इसके बारे में भी देखेंगे हम। और उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है और कौन सा हमारे थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो क्लास ले रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम और थ्योरी दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, सभी एक बार ध्यान से इधर देखना 10 मिनट के लिए। अपनी कॉपी और नोटबुक सभी नीचे रख दें।
उसके बाद में मैं आपको 2-5 मिनट का समय दे दूंगा, तो आप इसे आसानी से उतार लेना, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन का जो हमारा आधार है वो कौन सा हो जाएगा, जलवायु या इकोलॉजी। जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, 5 मेजर ग्रुप है और 16 सब ग्रुप है। ये हम देख चुके हैं स्टार्टिंग से, ठीक है ना। उसके बाद में हम देख रहे हैं जो हमने 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया था, उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कौन सा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारे लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इसी में से प्रश्न आते हैं और एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और उसके वर्गीकरण को विस्तार से समझाए। तो इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा मेजर ग्रुप तो कौन सा हो जाएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और बात करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, भारत का मैप हमने देखा था, उसके आधार पर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यह साउथ इंडिया का भाग है। कौन सा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट साउथ इंडिया का, यानी कि जो नीचे वाला जो इंडिया होता है उसका भाग हो जाएगा कौन सा, हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है ना, ट्रॉपिकल भाग। और वहाँ के वन क्षेत्र, वहाँ के कौन सा क्षेत्र, वन क्षेत्र, वो इस वाले भाग के जो वन क्षेत्र होंगे वो कौन से जोन के अंदर आएंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर आएंगे। ये हमने पहले देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होता है वहाँ की जो एवरेज, जो वहाँ का जो एवरेज जो टेम्परेचर होता है, वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है किसके लिए, वहाँ की फसलों के लिए, वहाँ के वनों के लिए, वहाँ के वनों के अंदर उगने वाले वृक्षों के लिए, या फिर हॉर्टिकल्चर के अंदर जो प्रमुख फल वृक्ष पाए जाते हैं उनके लिए जो एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर होता है। ये कितना होता है, एवरेज होता है। हो सकता है किसी वृक्ष के लिए टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और थोड़ा हो सकता है घट भी सकता है। तो मैं एवरेज टेम्परेचर बता रहा हूँ कौन सा, कितना होगा, 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर होगा। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और ये जो 24 से 28 डिग्री जो टेम्परेचर है, ये ओवरऑल जो फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं सातों के सातों प्रकार, ये सब ग्रुप हो जाएंगे। इसके कितने, 7 सब ग्रुप हो जाएंगे। उनके नाम है, इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो इन सातों सब ग्रुप के लिए जो टेम्परेचर होगा एवरेज वो कितना हो जाएगा, 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, अब इनके नाम देखते हैं कि जो सब ग्रुप बांटा गया है ट्रॉपिकल को, सब ग्रुप के अंदर उनके नेम क्या क्या है। तो सबसे पहले नेम आता है हमारे, जो यहाँ पर आपको टी दिखाई दे रहा है, ये किसको शो कर रहा है, ये हमारे ट्रॉपिकल को शो कर रहा है। और जो आपको एफ दिखाई दे रहा है ये हमारे फॉरेस्ट को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है, टी तो ट्रॉपिकल को और एफ किसको शो कर रहा है, फॉरेस्ट को शो कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इसके सब ग्रुप है उनका नाम की। तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन हो जाएगा। एवरग्रीन का अर्थ होता है सदाबहार, ठीक है ना। क्या होता है, एवरग्रीन का अर्थ होता है सदाबहार, यानी कि ऐसे वृक्ष या ऐसे वन जो हर समय हरे भरे रहते हैं, यानी कि कभी सूखते नहीं है और उनकी जो पत्तियां होती है वो कभी गिरती नहीं है। ऐसे वनों को हम सदाबहार वनों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सदाबहार या एवरग्रीन ट्री या एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन हो जाएगा हमारे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, यानी कि सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा हमारे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि जो ऐसे वृक्ष जो आधे होंगे, यानी कि कुछ तो पत्तियां गिरा देंगे और कुछ नहीं गिराएंगे, यानी कि जो उनके जो पत्तियों गिराने का जो क्रम होगा वो एक पत्ती गिर रही है तो एक पत्ती नहीं आ रही है, एक पत्ती गिर रही है तो एक पत्ती नहीं आ रही है। तो ऐसे वनों को हम किस वनों के नाम से जानते हैं, सेमी एवरग्रीन वनों के नाम से जानते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला बात करते हैं जो ये हमारे मॉइस्ट डेसिडियस होता है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है पर्णपाती। क्या होता है, पर्णपाती। तो नंबर 3 जो ग्रुप होगा वो हो जाएगा हमारे ऐसे वन या ऐसे फॉरेस्ट जहां पर मौजूद जो वृक्ष होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऐसे वनों को हम ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें हम ट्रॉपिकल लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो जो समुद्र के आसपास का जो तटीय क्षेत्र होता है और वहाँ की जो भूमि के अंदर जो वन पाए जाते हैं उन वनों को हम लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो समुद्र के आसपास के जो वन होते हैं उन्हें हम लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि वह वन जिनकी जो पत्तियां होंगी वो किस प्रकार की होती है, सूखी होती है, या वहाँ के जो वृक्ष होते हैं उनका जो नेचर होता है वो ड्राई प्रकार का होता है और उनकी जो पत्तियां होती है वो पत्तियां गिर जाती हैं। तो ऐसे वनों को हम ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट आता है थ्रोन, यानी कि जिनके ऐसे वृक्ष जिनके पत्तियों पर कांटे निकल जाते हैं तो उन्हें हम थ्रोन के नाम से जानते हैं। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि ऐसे वन जो हमेशा हरे रहते हैं लेकिन उनकी जो पत्तियां होती है वो सूखी हुई रहती है और वो पत्तियां गिरती नहीं है। ऐसे वनों को हम ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को इनके नाम अच्छे से पता चल गया होगा। कॉमन नेम है सभी के अंदर, 3 के अंदर तो एवरग्रीन आ रहा है जिसमें वेट, सेमी और ड्राई आ रहा है, एक के अंदर थ्रोन आ रहा है और एक समुद्र के आसपास का जो वन होगा उसे लिटोरल या स्वयं फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, और 2 के अंदर हमारे डेसिडियस आ रहा है यानी कि पर्णपाती बना रहे। तो इस प्रकार से जो सातों का सातों जो क्लासिफिकेशन होता है ट्रॉपिकल का वो हमारे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके फुल फॉर्म भी हम देख लेते हैं, यानी कि ये तो पूरा नाम दे रखा है, हो सकता है एग्जाम के अंदर हमको केवल इस प्रकार से नाम दे दें TWEF, इसका पूरा नाम बताइए। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर दे दिया नाम TWEF, का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इनके कॉमन नेम भी बनते हैं तो इनके नाम भी हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका हो जाएगा ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, नेक्स्ट हो जाएगा ट्रॉपिकल लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट, नेक्स्ट हो जाएगा ड्राई डेसिडियस
सॉरी ट्रॉपिकल, नेक्स्ट हो जाएगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, और अगला हो जाएगा इसमें ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है ना, इस प्रकार से इनके ये फुल फॉर्म भी हम बना सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप याद करने की कोशिश करोगे उस हिसाब से आपके ऊपर निर्भर है आप इनका किस प्रकार से याद करें। मैं इसको इजी से इजी, आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी इसको पहली बार पढ़ रहा हूँ और आप भी पहली बार पढ़ोगे, लेकिन प्रयास करना है इसे 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मैं उसको अलग से सेशन बना के उसको समझाने का प्रयास और कर दूंगा। ठीक है ना, तो हमारे ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है उसका फर्स्ट जो सब ग्रुप होता है वो हमारे कंप्लीट होता है। कौन कौन सा? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रॉन फॉरेस्ट और ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनके फुल फॉर्म भी हम आसानी से ये निकाल सकते हैं। अब इन वनों की क्या क्या विशेषता होती है, तो विशेषताओं की बात करें तो आपने अगर बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का चैप्टर पढ़ा है तो आपने जैव विविधता के अंदर एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा होगा, टॉपिक का नाम है जैव विविधता का हम संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो 2 प्रकार से करते हैं, एक तो इन सिटू और एक एक्स सिटू होता है। इन सिटू के अंदर हम 3 चीज़ों से इनका इन सिटू में हम 3 तरीके से हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। किस किस के द्वारा? एक तो हम वन्यजीव अभ्यारण्य के द्वारा, दूसरा हम कर सकते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के द्वारा, और तीसरा हम कर सकते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करते हैं। यानी कि हम अगर किसी वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर देंगे तो उसके द्वारा कर सकते हैं, राष्ट्रीय नेशनल पार्क घोषित कर देंगे उसके द्वारा, और नंबर 3 हो जाएगा हमारे बायोस्फीयर रिजर्व को अगर घोषित कर देंगे तो उसके द्वारा भी हम आसानी से इनको संरक्षण कर सकते हैं। किसका? जैव विविधता का। अब जैव विविधता किसके अंदर पाई जाती है? फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी के अंदर पाई जाती है, और वानिकी के अंदर कौन आता है? हमारा फॉरेस्ट आता है। तो इनके अंदर विशेषताओं की बात करें तो अगर आप जब भी आप ये चैप्टर पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी तो उसके अंदर आप अलग अलग प्रकार के नाम सुनते हैं, जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो केरल के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा के अंदर स्थित है। तो ये दक्षिणी भारत के प्रमुख राज्य हैं और वहाँ के अंदर स्थित जो भी नेशनल पार्क हैं उन राज्यों के अंदर स्थित नेशनल पार्क है, वहाँ के स्थित जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी वो हो जाएगी, और बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगी, वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे फॉरेस्ट के अंदर आ जाएंगे, और उनकी जो विशेषता होगी वो हमारे अल्टीमेटली इन फॉरेस्ट की विशेषता हो जाएगी। जैसे हम बात करें हम लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट की बात करें तो ये इस फॉरेस्ट का सबसे तरोताजा उदाहरण हो जाएगा हमारे मन्नार की खाड़ी। यानी कि वह कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी, जो कि समुद्री तट पर स्थित है, और वहाँ के अंदर जो पेड़ पौधे वनस्पति पाई जाएगी वो किस प्रकार की होगी? लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट के अंदर उसको हम रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात करें हम जैसे नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र हैं वो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आ जाएंगे। एवरग्रीन के अंदर 3 चीज़ें आ जाएगी, कौन कौन से? ड्राई एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और वेट एवरग्रीन। ये तीनों हमारे नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर जो मौजूद जो वन होंगे वो इस 3 श्रेणियों के अंदर आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें इसका अतिरिक्त हो जाएगा हमारे पर्णपाती वन जो चिल्का झील उड़ीसा के अंदर स्थित है उसके आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जब नेशनल पार्क पढ़ोगे तो इन चीज़ों को भी आप आसानी से उनसे रिलेट करके याद कर सकते हो। ये मैंने एक तरीका बताया किस प्रकार से हम थ्योरी लिख सकते हैं, तो आप नेशनल पार्क पढ़ लेना, उसके आधार पर इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। उम्मीद आपको ये सातों के सातों सब ग्रुप समझ में आ गए होंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे जो अदर बचे हुए उनके बारे में देखते हैं। तो साथियों, पहला जो हमने मेजर ग्रुप देखा था उसका नाम था हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था। उसके अंदर हमने 7 सब ग्रुप देखे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नंबर 2 मेजर ग्रुप का नाम है हमारे माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। अगर आप माउंटेन शब्द नहीं याद रखोगे तो कोई बात नहीं है, केवल सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो ग्रुप होगा वो नंबर 2 ग्रुप का नाम हो जाएगा सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और नंबर 3 ग्रुप का नाम हो जाएगा टेम्परेट फॉरेस्ट। और उसके अंदर के जो ये तो मेजर ग्रुप के नेम हो गए, और इसके अंदर जो 3 दोनों के अंदर जो सब ग्रुप के नेम होंगे वो इस प्रकार से हैं। इसके अंदर कितने सब ग्रुप पाए जाते हैं? तो इसके अंदर पाए जाते हैं 3 सब ग्रुप पाए जाते हैं। और माउंटेन के अंदर भी कितने सब ग्रुप पाए जाते हैं? तो 3 सब ग्रुप पाए जाते हैं। उनके नेम कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर M का अर्थ हो जाएगा माउंटेन, S का अर्थ हो जाएगा सब, और T का अर्थ हो जाएगा ट्रॉपिकल। तो इस प्रकार से हो जाएगा माउंटेन सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स हिल फॉरेस्ट, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा, नेक्स्ट बताता हूं मैं अभी थोड़ी देर बाद में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे माउंटेन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, और नंबर 3 हो जाएगा माउंटेन सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है ना। इनके ये नेम हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट का अर्थ होता है शीतोष्ण, और सब ट्रॉपिकल का अर्थ होता है उपोष्ण। क्या होता है? उपोष्ण। और सब टेम्परेट का अर्थ होता है शीतोष्ण। तो M का अर्थ हो जाएगा माउंटेन और वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, माउंटेन मॉइस्चर टेम्परेट फॉरेस्ट, और माउंटेन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब इनकी विशेषता की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर हमने देखा था। अब हम दक्षिणी भारत का जो भाग था उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो हमारा शेष बीचे का भाग बचा हुआ था, यानी कि ये हमारा मान लीजिए ये इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? इंडिया हो गया, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गया? इंडिया हो गया।
मान लीजिए ये तो हो गया हमारे कौन सा भाग, ट्रॉपिकल वाला भाग होगा। उसके बाद में शेष बचा हुआ ये वाला भाग, जिसको मैं गोला गोला कर रहा हूँ ना, ये वाला जो भाग होगा, ये वाला कौन सा भाग हो जाएगा हमारे सब ट्रॉपिकल। कौन सा हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल, ये वाला भाग हो जाएगा। और टेम्परेट की बात करें तो जो ऊपर का जो भाग दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ये हो जाएगा हमारे टेम्परेट वाला, यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया, इसके अंदर हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड राज्य आ गया और उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र आ गया। ये वाला जो भाग होगा ये हमारा टेम्परेट भाग होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो मौजूद जो ग्रुप होंगे, सब ग्रुप, वो इसी के अंदर आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, तो ब्रॉड लीव हिल फॉरेस्ट, कौन सा आ जाएगा, ब्रॉड लीव। इसको हम देखते हैं अब इनके अंदर हम क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम मेंशन कर सकते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचेगा, जो सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं। तो हमारा राजस्थान आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का नीचे वाला भाग आ जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, इधर बिहार का कुछ भाग आ जाएगा, इधर झारखंड का कुछ भाग आ जाएगा, इसे इधर आंध्र प्रदेश का कुछ भाग आ जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग 7-8 जो राज्य आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, हमारे उत्तर भारत या सब ट्रॉपिकल के अंदर आते हैं। और उसके उन राज्यों के अंदर जो मौजूद जो वन होंगे वो कौन से होंगे, हमारे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आएंगे। और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा और उनके अंदर जो मौजूद जो वृक्ष होंगे उनकी पत्तियों की संरचना के आधार पर उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे बात करते हैं, अगर कोई ऐसा वन है जहाँ की अंदर जो वृक्ष हैं उनकी पत्तियां किस प्रकार की है, चौड़ी हैं, तो ब्रॉड का अर्थ क्या होता है, चौड़ी, यानी कि चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष। और वो वृक्ष कहाँ पर स्थित होंगे, पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थित होंगे। तो ऐसे वृक्ष को हम क्या नाम देंगे, ऐसे वृक्ष को हम नाम देंगे माउंटेन सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव हिल फॉरेस्ट, ठीक है ना। और उनसे जो वन बनेगा उसे हम हिल फॉरेस्ट के नाम से देंगे। और ये जो वन होंगे हमारे कहाँ पर पाए जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश और हमारे राजस्थान का जो पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राई एवरग्रीन। तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाएंगे, जैसे हम बात करें हमारे राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला है, मध्य प्रदेश मालवा के प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हमारे विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट होंगे वो कैसे होंगे, एवरग्रीन होंगे, क्योंकि वहाँ पर नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे चंबल के आसपास के क्षेत्र हो गए वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और वहाँ के अंदर जो फॉरेस्ट होंगे वो हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की श्रेणी में आएंगे। अब उनकी जो वहाँ के अंदर जो वृक्ष हैं उनके वृक्षों की संरचना अगर वो सूखे वाले वृक्ष हैं तो उन्हें हम ड्राई फॉरेस्ट के नाम से जानेंगे, तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनके अंदर बात करें तो अब इनके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे हम बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो हमारे अरावली पर्वत श्रृंखला है, चंबल के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक अभ्यारण्य स्थित है, चंबल अभ्यारण्य वो हो जाएगा, जैसे बसी अभ्यारण्य हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें हम मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा, हमारे केवलादेव गणपक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, रणथंभौर नेशनल पार्क हो जाएगा। तो ये जो सारे नेशनल पार्क है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो वृक्ष हैं वो लगभग हर समय हरे भरे बने रहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट बात करें ब्रॉड लीव हिल फॉरेस्ट, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो हमारे ब्रॉड, यानी कि उदयपुर का जो क्षेत्र हो जाएगा वो हमारे ब्रॉड लीव्स के अंदर आ जाएगा, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। डूंगरपुर का जो क्षेत्र हो जाएगा वो इसके अंदर आ जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें जैसे सिरोही के अंदर जो फॉरेस्ट हो जाएंगे वो किसके अंदर आ जाएगा, ब्रॉड लीव फॉरेस्ट के अंदर आ जाएंगे। और शेष बचा हुआ जो भाग होगा वो हमारे पाइन फॉरेस्ट के अंदर आ जाएगा। इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें मेंशन कर सकते हैं वो मैंने बता दिया, एरिया मैंने बता दिया, क्षेत्रफल मैंने बता दिया, और आसपास के जो स्टेट है उनके आधार पर भी हम इन चीज़ों को रिलेट करके लिख सकते हैं। अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर इन फॉरेस्ट इस प्रकार के फॉरेस्ट हैं, तो उनके अंदर हम जनरली आसानी से चीज़ें लिख सकते हैं कि कौन सा फॉरेस्ट के अंदर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। जनरली जो मेन जो कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में हम आसानी से चीज़ें उनको रिलेट करके लिख सकते हैं। इनके नेम याद होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीधा पूछा जाता है कि ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है, कौन से ग्रुप के अंदर आता है, तो सेकंड ग्रुप के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इसका एवरेज टेम्परेचर कितना होता है। तो इसका एवरेज टेम्परेचर 28 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसका एवरेज टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी कि शीतोष्ण वनों की बात करें तो शीतोष्ण वनों का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 18 से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इसके अंदर कौन कौन से आता है, तो ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, मॉइस्चर टेम्परेट फॉरेस्ट और वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आता है। इनकी क्या क्या विशेषता होती है, तो जैसे हम बात करें इनके जो वृक्ष होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, शंकुधारी होते हैं, यानी कि पत्तियां छोटी होती है, और वृक्षों की जो साइज होती है वो वृक्षों के ऊपर अगर बर्फ गिरती है तो बर्फ वृक्षों की सतह पर रेंगती रेंगती नीचे की तरफ आ जाती है। इस प्रकार के जो वन होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन के अंदर पाए जाते हैं। और जो ये वन होते हैं, ये वन जैसे बात करें हम उत्तराखंड के अंदर जो नेशनल पार्क हैं, जिंक कार्बेट नेशनल पार्क, वहाँ की विशेषता इस प्रकार की हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर जो फॉरेस्ट होते हैं वो इस श्रेणी के अंदर इन तीनों की श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। तो इनकी चीज़ें भी हम इनको आसानी से रिलेट करके लिख सकते हैं। तो इनके अंदर हमको नाम पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम सीधे सीधे पूछे जाते हैं, कौन कौन से ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट किस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है या कौन से ग्रुप के अंदर आता है, तो वो हमारा हो जाएगा टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर आता है। उम्मीद है आप सभी को ये नेम समझ में आ जाए, समझ में आ गए होंगे। वो भारत के अंदर किस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जब आप बुक पढ़ोगे तो बुक के अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी है कि ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से वृक्ष आते हैं प्रमुख रूप से, और कौन कहाँ पर पाए जाते हैं, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर बोर्ड पे बताना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। हालांकि
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है माइनर चीज़ें छूट जाए तो आप उसे बुक से अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 18 से 24 डिग्री टेम्परेचर होता है। और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत के किस किस राज्य में पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, और ये हमारे प्रमुख रूप से हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश और बिहार का जो पहाड़ी क्षेत्र, जो नेपाल के आसपास की जो सीमा वाले जो जिले होते हैं वहाँ पर ये टेम्परेट फॉरेस्ट हमारे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि सब ट्रॉपिकल के अंदर कौन कौन से फॉरेस्ट आते हैं और टेम्परेट के अंदर कौन कौन से फॉरेस्ट आते हैं या कौन कौन से सब ग्रुप आते हैं। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले जो नेक्स्ट बचे हुए हैं उनके बारे में देखते हैं, नंबर 4 ग्रुप के बारे में। तो साथियों, इससे पहले हमने देखा था नंबर 2 ग्रुप और नंबर 3 ग्रुप के बारे में देखा था, और उनके अंदर कौन कौन से सब ग्रुप आते हैं उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4 ग्रुप का नाम, जो मेजर ग्रुप है उसका नाम हो जाएगा अल्पाइन फॉरेस्ट, और नंबर 5 का जो मेजर ग्रुप है उसका नाम हो जाएगा सब अल्पाइन ग्रुप, सब अल्पाइन फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनके अंदर देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से हमारे फॉरेस्ट आते हैं, उनके कौन कौन से सब ग्रुप आते हैं जिसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। तो अल्पाइन फॉरेस्ट की बात करें तो अल्पाइन फॉरेस्ट के अंदर जो सब ग्रुप आते हैं वो 2 आते हैं, कौन कौन से, एक तो आता है मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट और दूसरा आता है हमारे ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है ना। और नंबर 5th ग्रुप की बात करें तो 5th ग्रुप के अंदर केवल एक सब ग्रुप आता है, कौन सा आता है, तो वो आता है सब अल्पाइन फॉरेस्ट। इसके नाम से हो जाएगा सब अल्पाइन फॉरेस्ट, तो इसका जो सब ग्रुप होगा वो भी वही कौन सा हो जाएगा, सब अल्पाइन फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब अल्पाइन जो होता है वो क्या होते हैं, तो ऐसे वृक्ष अल्पाइन कहते किसे हैं, या अल्पाइन के अंदर कौन से वृक्ष आते हैं। तो सबसे पहले हम अल्पाइन फॉरेस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अल्पाइन फॉरेस्ट और सब अल्पाइन फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन क्या होती है, तो ग्रुप नंबर 4 और 5 की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो ऐसे वृक्ष या ऐसे वन जो समुद्र सतह से 250 से लेकर 250 क्या ऐसे वन जो 2500 मीटर से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, या ऐसे वन जो 2500 मीटर से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन्हें हम अल्पाइन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और अल्पाइन फॉरेस्ट के अंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं, इनके जो वृक्ष होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वृक्ष की पत्तियां छोटी, वृक्ष की जो पत्तियां होंगी वो कैसे होगी, छोटी होगी, वह शंकुनुमा होगी, शंकुनुमा होगी। ये इन वृक्षों की खासियत होती है। यहाँ के जो वृक्ष होंगे उनकी पत्तियां छोटी होगी, और वो पत्तियां छोटी होगी तो किस प्रकार की होगी, शंकुनुमा होगी, यानी कि तिरछी होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी जो साइज होगी वो किस प्रकार से होगी, तो एक शंकु के आकार की होगी। इस प्रकार से इनकी पत्तियां होगी, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इस आकृति को हम शंकुनुमा आकृति के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमने मैप देखा था इंडिया का, तब हमने ये वाला जो भाग बनाया था, हमने इस प्रकार की जो संरचना बनाई थी वो तो बनाई थी हमने टेम्परेट रीजन की, और इसके नीचे की तरफ जो हमने बनाई थी वो बनाई थी हमने सब ट्रॉपिकल रीजन की, ठीक है ना। और इसके बीच के अंदर जो बचा हुआ जो भाग था इसे हमने कौन सा नाम दिया था, अल्पाइन नाम दिया था। कौन सा नाम दिया था, अल्पाइन नाम दिया था। और अल्पाइन को हमने 2 भागों में बांटा था, एक तो अल्पाइन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा सब अल्पाइन फॉरेस्ट हो जाएगा, या माउंटेन को 2 भागों में बांटा था, और माउंटेन के अंदर हो जाएगा अल्पाइन फॉरेस्ट और एक हो जाएगा सब अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर का जो नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर ये अपने उत्तराखंड की सीमा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो जम्मू कश्मीर के और इनसे सीमा सटी हुई रहती है, या फिर हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर की सीमावर्ती क्षेत्र और उत्तराखंड का जो सीमावर्ती क्षेत्र होता है और हिमाचल का जो सीमावर्ती जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के आसपास के जो फॉरेस्ट होते हैं उन फॉरेस्ट को हम अल्पाइन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। किस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर सब ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट के जो बीच का जो टेम्परेचर होता है वहाँ का टेम्परेचर इन दोनों के बीच का हो जाएगा, किसका, अल्पाइन का, ठीक है ना। इसका ये टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो शंकुनुमा जो वृक्ष पाए जाते हैं वो यहाँ की प्रमुख विशेषता रखते हैं। और यहाँ के अंदर के जो प्रमुख नेशनल पार्क होंगे वो हमें याद करने हैं, उनके आधार पर हम इनकी विशेषता लिख सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें याद करनी है, उनके आधार पर लिख सकते हैं। और एक हम याद करेंगे इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व, तो इन तीनों के आधार पर हम इनकी पूरी थ्योरी लिख सकते हैं। तो इनके नाम हमें पता होना चाहिए कौन कौन सा, अल्पाइन के अंदर कौन कौन सा आता है, मॉइस्चर अल्पाइन फॉरेस्ट और ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट, और सब अल्पाइन फॉरेस्ट के अंदर हमारे सब अल्पाइन फॉरेस्ट एक सब ग्रुप आता है। तो इस प्रकार से हमारे 5 जो मेजर ग्रुप थे फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन जलवायु के आधार पर वो हमारे कंप्लीट होता है। और 5 के अंदर कौन कौन से 16 सब ग्रुप थे वो हमने देखने का प्रयास किया है। मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि हम इसको किस प्रकार से याद कर सके और किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है इसमें छोटी मिस्टेक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। लेकिन इसके अलावा ये क्लासिफिकेशन देखने के बाद में इसी क्लासिफिकेशन को आप कोई ऑथेंटिक बुक के अंदर जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर माइनर चीज़ें और भी कई सारी दे रखी है कि पर्टिकुलर किस फॉरेस्ट के अंदर कौन सा वृक्ष की प्रधानता होती है, उसके संरक्षण के लिए वहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट रन किए गए हैं, उनके बारे में भी हम अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आसानी से बहुत कुछ अच्छा लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं इसी उम्मीद इसी जोश के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।